आसिफ के दौरान स्वच्छता की सुविधाएं न मिलने के कारण 2.5 से ज्यादा लड़कियां स्कूल में पढ़ाई छोड़ अब तक 30% से भी ज्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी है। आज भी भारत में प्रत्येक वर्ष 18 साल से कम उम्र में 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है। पिछले 23 सालों में 13 लाख महिलाओं की मौत हो चुकी है बच्चा जन्मने के कारण। भारत में आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आमदनी में हिस्सेदारी बेहद कम है। पिछले वर्ष महिलाओं के खिलाफ अपराध में 28% वृद्धि हुई है। तो लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करता है गरम दिल्ली द्वारा और मैं एक माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी पत्नी, एक औरत हूँ। एक औरत जो न जाने कब से नंगे पांव रेगिस्तान की धड़कती बालू में भागती रही है। मैं सुदूर उत्तर के गांव से आई हूँ। एक औरत जो न जाने कब से धान के खेतों और चाय के बागानों में अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करती आई है। मैं पूरब के अंधेरे खंडेरों से आई हूँ, जहाँ ना जाने कब से मेरे नंगे पांव अपनी मरियम नाई के साथ खलियानों में दर्द का बोझा उठाया है। उन बंजारों में से जो पूरी दुनिया में राहों में भटकते रहते हैं, एक औरत जिसकी खाल में रेगिस्तान की झलक दिखाई पड़ती है, जो बकरी बैन करती रह जाती है, मैं तो मजदूर औरत हूँ। जो अपने हाथों से फैक्ट्री में लगे 3-4 मशीनों के चक्के घुमाती है। वो मशीनें जो उसकी आंखों के सामने उसकी ताकत को लोचा करती है। एक औरत जिसके पूरे जिगर से कंकालों की प्यास बुझती है। एक औरत जिसका खून बहने से जमींदारों का मुनाफा बढ़ता है। एक औरत जिसके लिए तुम्हारे बेहुदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो उसकी बात को बयान कर सके। तुम्हारी शब्दावली बस उसी औरत की बात करती है जिसके हाथ साफ है, जिसका शरीर नर्म है, जिसकी त्वचा मुलायम है, जिसके बाल खुशबूदार है। मैं तो वो औरत हूँ जिनके हाथों में दर्द की खून की खाल भर आई है। ये वो औरत है जो काम करते करते उसकी कमर होठ में टूट चुकी है और उसके बालों में फैक्ट्री के धुएं की बदबू आती है। मैं एक आजाद औरत हूँ। जो अपने साथी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पार करती है। एक औरत जिसने मजदूर के मजबूत हाथों की और किसानों के बर्बाद भुजाओं की संरचना की है। मैं खुद भी एक मजदूर, मैं खुद भी एक किसान। मेरा पूरा जिस्म दर्द की एक तस्वीर, मेरे रग रग में नफरत की आग भरी है। अब तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो कि मेरी भूख एक रग, मेरा नंगापन एक ख्वाब है। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहया शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। एक औरत जिसके सीने में फुफुकते नासूरों से भरा दिल छिपा हुआ है। एक औरत जिसकी आंखों में आजादी की आग की लालसाएं लहरा रहे हैं। एक औरत जिसके हाथ काम करते करते सीख गए हैं कि आजादी का झंडा कैसे उठना है। तो आइए आपको सुनाते हैं एक कहानी, एक छोटी सी कहानी, छोटी सी बिटिया की छोटी सी कहानी। प्यारा एकदम प्यारा, प्यारा तुझी बाई, प्यारा एकदम तेरी, प्यारा तुझो बाई। एक कहावत नहीं, जिलों कभी की तकलीफ होगी, बोले। यूरी, तेरा स्कूल है ना? डबल में मुझे काम से लौटे, तकलीफ बैठा रहोगा। मामा, मैं तो आप कर रही थी। मास्टर जी कहते हैं कि घर से भी पढ़ के आए। ना समझ आए तो बाबा से पूछो। बाबा से पूछ।
अरे भैया क्या था कि मेरे की है तू 10 साल की हो गई है ठीक गाँव में तो बंद रहेगी ये हमारे की तरफ सरकूल करना बंद कर खराब से मना इसीलिए कहता हूँ बच्चों को स्कूल कभी भेज लेते बच्चों को स्कूल भेजो तो कॉपी किताब का खर्चा वर्दी का खर्चा और अब ये खेल अरे कोई एक बड़ा अरे उसे गले में टाकर मार के निकाल दे तो मगर तेरी मां मारी है तू भी बचा पीछे मेरा लड़का मेरा आज किसी तरफ से कहां से लाऊं तेरे लिए क्या तुझे 5 साल तक बाकी हम 1 रुपया नहीं पड़ा और सरकार कहती है 12 लाख की कमाई पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरे यार महंगाई बढ़ती की बढ़ती चली जा रही तनख्वाह बढ़ी क्यों भाई अरे मुश्किल से महीने की 4000 रुपए देंगे नसीब में और पढ़ने की बात की करो तो साले साला बंदी की धमकी देते हैं तो एक तरफ ये किताबें चाहिए वर्दी चाहिए लेने के लिए खिलौने चाहिए चल 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 पकड़ मारी हराम खानी कहीं स्कूल जाएगी जाऊंगी बस सुबह बस में बैठ के सुंदर कपड़े पहन के सब स्कूल जाते मैं भी जाऊंगी लड़कों की जितनी फीस है ना तेरे बाप की पगार अच्छा चल लाला क्या आटा लेकर आजा पापा को आटा नहीं देता हां आटा क्यों नहीं देता अरे हां देता है तो कुछ नहीं देता है उसका बेटा कहता है कि क्या कहता है कि अगर आटा उधार चाहिए तो शाम को दुकान बंद होने के बाद ना अकेले में आना एक दिन बाबा की फैक्ट्री में तालाबंदी आजादी का झंडा हाथ में लिए लोग नारा लगाते हैं हड़ताल हमारा नारा है मेरे साथ अब इतना बुरा सलूक नहीं होता लेकिन रोज मैं अपनी इसलिए आज लगन तय हो गया है मेरा लड़का पापा की फैक्ट्री में 6000 रुपए महीना कमाता है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सरस्वती आज्ञा होगी मानूंगी पति को सच्चा भगवान जानोगी जानूंगी पहले हुए दिखाओगी मन में उठाओगी दिलाऊंगी पति संकट में बिगड़े तो दिल में जानोगी मानूंगी आगे तक नीचे रखोगी रखूंगी कभी बदल कर उत्तर नहीं होगी नहीं दूंगी घर का सारा काम तुम ही संभालोगी संभालूंगी और कोई काम तलाश करो भाजी तरकारी सवेरे सब्जी मंडी से तुम ही लाओगी कुएं में पानी बाबा का हुक्म भी तुम ही लाओगी यहाँ काम करने आई हो काम का सवाल है सच्ची और हाँ घर में आराम करने आई अपनी सास का हाथ बटाने आई हो अपनी सास को आराम दोगी सारा काम तुम ही करोगी तथास्तु जिस तरह घर की गृहस्थी में पिसते पिसते 8 बरस बीत गए छोटे छोटे बच्चे हैं कमजोर गंदे चिपी करते हुए 25 साल की उम्र में 40 साल की बुढ़िया लगती आखिरकार ये औरत 25 साल की उम्र में 40 की कैसे दिखती है? क्या आप सभी बता सकते हैं अगर आपको कोई सुझाव आए तो नाटक के अंत में मुझे जरूर बताना मुंह अंधेरे जाती हूँ घर का सारा कामकाज करती फिर चक्की पर जाके गेहूं साफ करती दोपहर का चौका बर्तन कर फिर काम पर वापस जाती अरे भैया कहाँ भाग रहे हैं इधर आओ सारा दिन बस काम और काम ससुर जी के मरने के बाद मेरा पति शराबी हो गया हरामजादी कहाँ पर गई तू रोज मारपीट और गाली गलौज करता है थाने में नाम दर्ज है हरामजादी ये मुन्ना क्यों रोज जा रहा है जा गया होगा तुम्हारे कहानी से नहीं है तेरे बता फेंक दे छोटे बच्चे को क्या होगा इन सुअर के बच्चों का दिन भर आवारा घूमते हैं पढ़ाई लिखाई का कोई प्रबंध नहीं है बड़े होंगे तो अपने बाप पर ही जाना है बड़े होंगे तो ना जाने नौकरी की तलाश में कहाँ जाएंगे मुझसे दूर मैं हमेशा की तरह हमेशा ही अकेले किसके सहारे जीऊंगी कहने को तो 2 घर में ससुराल और मायका लेकिन मलिकाना कहीं पर भी नहीं अगर चक्की से जवाब आ गया तो किसके दरवाजे पर जाऊंगी हे भगवान तू ही कुछ करना ये भगवान ही तेरे होते ना तो ये दिन देखने ना मिलता सेठ जी का बंगला पसंद है बंगला सबसे काली गोरी चिट्ठी है अंग्रेजी बोतल का बोतल आता हो ये उल्टी सीधी ना बका करो तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से ही आज घर की ये हालत है भले मानस की तरह रहते साफ सफाई करते तो आज घर की ये दशा ना होती कौन बात है
के भाई के और खाते ताने किस्मों को सुनना बंद हो, बच्चे जन्ना सदा भूखे रहना सदा करना हमेशा मेहनत कमर तोड़ के। और भी जुल्म सितम औरत के हिस्से आते हैं, कमजोरी का फायदा उठा कुंडे उसे सता बेटा बेटा सब करते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में वो भी ये सब करते हैं। औरत के हालत का जाना मना किस्सा है और ढंग देखो जो जीवन का हिस्सा है। मैं औरत का एक और स्कूल पास किया है, घर वालों को बहुत मुश्किल से कॉलेज में दाखिला लेने के लिए राजी किया। आज वहीं जा रही हूँ दाखिला ले। अगले कैंडिडेट को अंदर भेजो। नमस्ते। मॉर्निंग सर को पता नहीं कहाँ से उठ के चला गया टीचर के लिए। ओ दिस बैचेस वह कागज कहाँ है? फिजिक्स नमस्ते। बाबाजी मैथ्स। वाटी डाल दे। भाई आज तो लिटरेचर साइंस और चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं समझ। हाँ अब क्या होगा तुम्हारा? भाई यहाँ तो लिखा है तुम्हारे डैडी को महीने के 10,000 रुपए मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं फिजिक्स पढ़ना चाहती हूँ। फिजिक्स पढ़कर दाखिला फिजिक्स में दाखिला चाहती हूँ। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मुझे फिजिक्स में दाखिला दे दीजिए। पता है फिजिक्स पढ़ाई में कितना खर्चा होता है? पता है यूनियन यूनिवर्सिटी फिजिक्स नहीं आती है। हाँ 2.5 लाख रुपए की आती है। कॉलेज के महीने की फीस ही 4,000 रुपए है। वो मिलाकर 10,000 रुपए ये पाओगे? होगी। जी मैं अपना कुछ करूँगी, ट्यूशन पढ़ाऊँगी। ट्यूशन पढ़ाओगी तो अपनी पढ़ाई कब करोगी? फेल हो गई तो कॉलेज का नाम बदनाम होगा। है किया जाता है। लेकिन इस कॉलेज का कुछ नियम है, कुछ परंपरा है, कुछ गणित है, कुछ अंकगणित है। शाम 5 बजे के बाद हॉस्टल से निकलना मना है। शाम 7 बजे के बाद लड़कियां लाइब्रेरी नहीं जाती। और हाँ तुम्हें लगता है कि हर फैकल्टी में टॉयलेट की व्यवस्था मिलेगी तो ऐसा सोचना भी मत। राजनीतिक और हड़तालें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कल से क्लास में आ जाना। जाओ बाहर जमा कर दो। खैर कॉलेज में दाखिला, लेकिन आजकल लड़कियों के लिए कॉलेज जाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। मानो कि पूरा शहर शौकों और गुंडों से भरा पड़ा है। लड़की देखते नहीं कि भेड़िए की तरह पड़ते हैं। ओ नीले पत्ते वाली तेरा नाम तो बता दे। ओ नीले पत्ते वाली तेरा नाम तो बता दे। नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। आए हाय, ओ नीले पत्ते वाली तेरा कोई कुछ कीजिए ना। पुलिस पुलिस कुछ करते क्यों नहीं? ये गुंडा मुझे तंग कर रहा है। बोले बोले पत्ते वाली तेरा नाम तो बता। अरे उसे मेरी मदद क्या कर रहे हो? मेरी मदद क्यों नहीं करते? चुप रह बड़ी आई इधर उधर इतनी सीता बनती है उधर बैठ तू भटकती गई कुंडों में हां ये सब पसंद नहीं टैक्सी वाले आ गए चल टैक्सी आगे छोड़ दूं। ये हर रोज होता है। शहरी हंसते रहते हैं और शरीफ आदमी को गुंडे परेशान करते हैं। और पुलिस में तो वर्दीधारी गुंडे ही भरे पड़े हैं। कॉलेज की पढ़ाई जैसे तैसे करके खत्म हुई। बड़े घरों से कर्नाटक से अंग्रेजी बोलने वाले अच्छे नंबर ले गए और मैं रो धोकर तीसरी श्रेणी में पास हुई। फिर नौकरी की तलाश। एक दिन इंटरव्यू का बुलावा आया, वहां गई तो देखा कल तक गलियों में आवारा गर्दी करने वाला गुंडा आराम से सेफ्टी की कुर्सी पर बैठा। उसी से लेना था मुझे इंटरव्यू, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई थी कि इंटरव्यू लेने वाला मेरी डिग्री में दिलचस्पी रखता है या फिर मेरे शरीर में। आपको घर डिवीजन नहीं आया है, कंप्यूटर नहीं आता है, सर मुझे कंप्यूटर नहीं आता। तो फिर क्या आता है? कॉलेज काम करने का 15 साल का तजुर्बा है कि नहीं है? सर अभी तो मेरी उम्र ही 20 साल है, लेकिन कॉलेज में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा था, वो सब याद हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री तुम्हें सफेद को लाल और लाल को सफेद करना आता होगा। जी मैं समझी नहीं। बहुत एक्सपोज का धंधा होता है। चुप है। आपकी शिक्षक की निगाह की है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप क्या करती है? आप
जब लौटी तो पिताजी कहते हैं अरे लड़की बच्चे हो गई है। मैंने देखा था वो बेटा कॉलेज से और आज की हमारे से ही पर भी लगाई किसके। अब मैं बिरादरी को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ये बच्ची लड़की को खराब कौन परिवार करना देगा। ए भगवान दूरी गुजरा। लड़का घूमने बाहर लड़की पर पहरे लगाते हैं। जब जब कोई आवाज उठाए मुंह पर ताले लगाते हैं। भैया मुंह पर लगे हैं ताले उसकी नजर है नीचे। मुंह पर लगे हैं ताले उसकी नजर है नीचे। हथरा समाज में रहती है वो पीछे। हथरा समाज में रहती है वो पीछे। मुंह पर लगे हैं ताले उसकी नजर है नीचे। मुंह पर लगे हैं ताले उसकी नजर है नीचे। स्कूल में हो फैक्ट्री में या हो किसी खेत में। स्कूल में हो फैक्ट्री में या हो किसी खेत में। रहती वो हमेशा जुल्म की चपेट में। रहती वो हमेशा जुल्म की चपेट में। मुंह पर लगे हैं ताले उसकी नजर है नीचे। मुंह पर लगे हैं ताले उसकी नजर है नीचे। आओ दिखाऊं बाबू भैया आओ दिखाऊं। आओ दिखाऊं मैं भी लड़का आओ दिखाऊं। आओ दिखाऊं तुमको मैं ऐसी नारी। आओ दिखाऊं तुमको मैं ऐसी नारी। फैक्ट्री में काम जो करती है बेचारी। करती है बेचारी। करती है बेचारी। भैया आज छोड़ के है तेरे हमसे कोई काम होता नहीं। हट्टी कट्टी तो दिखती है फिर भी हमारा गोरी। अरे तेरे बस में नहीं है तो घर बैठ जा। अच्छा को मिल जाएंगे बाल लाए लगाए खड़े थे। सबके बराबर का काम करती हूँ फिर भी कम दिहाड़ी देते हो। ये कहाँ का न्याय है। और ऊपर से ये डांटा मत। तुम्हारा अरे सर जी हाथ मत उठाना बताई नहीं रहते। अगर हाथ उठाए तो बहुत बुरा हो जाएगा। हो जाएगा। बेटा हमसे कुछ नहीं बताते मालिक हो जा भैया। ये गोरी कब हाथ ले लो कब। सरकार ऐसा मत करो। सरकार मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सरकार आप तो खुद ही डाल देना। हाथ क्यों उठती है। हाँ ये जब तक नौकरी पर रखे तब तक निकालेंगे। ये यूनियन के साथ काम आएगी। हाँ चलिए वो हमारे साथ है। ना भैया ये सब मुझसे ना हो। हमारे बिरादरी में औरतें चिट्ठी नहीं लिखा करती नाम कट जाती। मैं सरकार से करके माफी मांग लूंगी और भगवान है जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अरे भगवान ही तेरे होते तो इस बुढ़ापे में एक दिन दिखलाते हैं। तू अर्जी ले हम सब तेरे साथ हैं साथ हैं। तू पड़े तो मेरे जान के दुश्मन। तुम्हारा तो काम है फिजूल की उल्लड़बाजी करना। कोई बहाना मिलाने की लड़ना शुरू कर देते हो। मेरे में ना लड़ने की ताकत है ना फुर्सत। मैं सरकार से जाके माफी मांगूंगी। अरे मान जा। सरकार मैं तुम्हारे पैर पर छू देगा। सरकार ने पूरा गड़बड़ ढूंढी तो दया पे सुना। ए भैया बोल दिया ना मेरा लिखा पत्थर पे लगी है। जाओ अभी अपने हिमायत के पास हिम्मत तो रखवा दिखा दे। रेडिएशन रहम की उम्मीद छोड़ दे। छोड़ दे। अपनी इन बेड़ियों को तोड़ दे। तोड़ दे। आज का है वक्त अब इस पार का उस पार का। इस पार का
ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई शहर है जहाँ उन बेटियों की इज्जत न लूटी गई हो? प्रयागराज, हरियाणा, दिल्ली, उन्नाव, गुजरात, कौन सा शहर बाकी है? कहाँ रहेंगी बेटियां सुरक्षित? कैसे रहेंगी बेटियां सुरक्षित? मंदिरों में, दफ्तरों में, हॉस्टल्स में या यूनिवर्सिटियों में? क्या अगर दामिनी की मौत ना होती तो वो निर्भया कहलाई जाती? क्या एक बलात्कार होने के बाद एक औरत का जीवन सामाजिक ढंग से जीने योग्य रह जाता है? क्या समाज की सारी इज्जत का ठेका एक औरत के शरीर की जिम्मेदारी? आप बताइए, क्या ज्यादा भयानक है, एक औरत की हत्या हो जाना या उसका बलात्कार हो? मुझे तो लगता है कि उसकी हत्या हो जाना ज्यादा भयानक है। उसके मर जाने के बाद न्याय के लिए आवाज उठाने वाला कोई रहता ही नहीं है, तो हत्या होना ज्यादा भयानक है। मेरी नजर में तो बलात्कार ज्यादा भयानक है, क्योंकि उसके बलात्कार होने के बाद ये समाज उसे जीने नहीं देता, उसे तिल घुट मरने के लिए छोड़ देता है। किसी की जिंदगी को बर्बाद भी छीन लेना हमारे किसी मतलब मजाक के कारण नहीं आता। हमें हमारी जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, दूसरों को जिंदगी जीने का एक मौका जरूर देना चाहिए। उसका वो आगे बढ़े, अपने बच्चे पूरे करे। जिंदगी में कुछ भी हुआ, समाज क्या कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर किसी को एक दूसरा मौका जरूर दिया जाना चाहिए। लेकिन क्यों, किस प्रकार? हाँ? क्या समाज में जीने देता है? क्या समाज में जीने देता है? नहीं, क्योंकि जब लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है, महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, तब किसे दोषी ठहराया जाता है? खुद महिलाओं को। क्यों? खुद महिलाएं कहाँ दोषी हुई भाई? जो इज्जत लूटा, जो बलात्कारी है, वो दोषी हुआ ना, उसकी इज्जत खराब होनी चाहिए, उसको बदनामी का हाथ मिलना चाहिए, एक महिला को नहीं। क्या ऐसा देश में तो उन्हीं महिलाओं के बलात्कारियों के साथ जुलूस निकाला जाता है, उनका समर्थन किया जाता है, महिलाओं का तो कोई समर्थन ही नहीं करता। सही तो कह रहा है, मैं भी सहमत हूँ। लड़की का रेप होने के बाद वो सामाजिक तौर पर तो मरती ही है, मानसिक, शारीरिक कई तरीके से वो मर जाती है। हत्या होना ज्यादा भयानक है। हम अपने आपस में किसी सहमति में नहीं पहुंच पा रहे, तो मैं ये सवाल आप सभी से करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है, एक औरत का हत्या होना ज्यादा भयानक है या उसका बलात्कार? कई बार हमारे इतिहास में औरतों की हत्या को चुना गया। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं या बलात्कार को आप ज्यादा भयानक मानते हैं? बताइए, अपनी राय दीजिए ताकि हम इस नाटक का समापन कर सकें। कोई तो अपनी राय दीजिए। दोनों भयानक है। आप बोलिए, कोई तो बोलिए। क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हत्या ज्यादा भयानक है? क्या थोड़ा तेज हो तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि बलात्कारी के साधन समाज में नहीं आती है? क्या कहना चाहते हैं आप? समाज उससे ज्यादा आरोपी है, क्योंकि समाज उसको जीने दे रहा है उस आरोपी को। किसी और की राय है जो इनसे ना मिलती या इनके समर्थन में कोई और बोलना चाहता हो? बलात्कार ज्यादा भयानक है, क्यों ज्यादा भयानक? क्योंकि समाज उसके बाद औरत को जीने नहीं देता है। समाज औरत को जीने नहीं देता, तो बार बार क्या पर ऐसा क्या है कि समाज उसे जीने नहीं देता? किस बात की ताने मिल रहा है? सामाजिक स्थिति बदली जा सकती है, किसी लड़ाई वापसी के लिए समझा और किसी दोनों में अपराध है, पर बलात्कार से किसी स्त्री की, जैसे कि सोना वसीम भी कहती है कि एक औरत की इज्जत उसकी योनि में नहीं किसने रखी एक औरत की इज्जत उसकी योनि में। तो इस मानसिकता को बदलकर, समाज को बदलकर बलात्कार जैसे अपराधों को रोका भी जा सकता है, और उसके बाद हम अभी भी विक्टिम नहीं है, हम सर्वाइवर हैं। धीरे धीरे जैसे बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों के तहत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए लड़ाई करनी जरूरी है, ना कि इसे कह के नॉर्मलाइज करना चाहिए कि समाज नहीं जीने देता। इसे पंक्ति की तरह नहीं, इसे सवाल की तरह पूछना चाहिए कि समाज क्यों नहीं जीने देता, समाज क्यों ऐसे होता है। कोई और इस पे अपनी बात जोड़ना चाहिए? बलात्कार ज्यादा
भयानक है इसलिए क्योंकि उसमें सामाजिक हत्या हो जाती है एक स्त्री की, और अगर हत्या हो रही है वो एक शारीरिक हत्या होती है। कहा जाता है कि मरना ज़्यादा आसान होता है, जीना बहुत कठिन होता है। कोलकाता में एक डॉक्टर के मर्डर केस हुआ था, क्या हमारी न्याय व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं? कहा